फेयर वैल्यू गैप आपके मुताबिक फर्स्ट कैंडल का हाई और सेकंड कैंडल के बाद थर्ड कैंडल का लो, ये कहलाता है फेयर वैल्यू गैप। ये इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। फेयर वैल्यू गैप आईसीटी कॉन्सेप्ट्स के अंदर बहुत अहमियत का हामिल है। किसी भी स्ट्रक्चर की डायरेक्शन या ऑर्डर ब्लॉक की आइडेंटिफिकेशन के अंदर भी फेयर वैल्यू गैप बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। फेयर वैल्यू गैप के हवाले से जो मेरी डिस्कशन प्राइवेट मेंटरशिप बैच नंबर 2 के साथ हुई, वो इस वीडियो के अंदर मौजूद है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको फेयर वैल्यू गैप को रिफाइन करने का तरीका, आइडेंटिफाई करने का तरीका और इस्तेमाल करने का तरीका तीनों मिल जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद एहसन तनवीर और आपको अपने YouTube चैनल के ऊपर खुशामदीद कहता हूं। याद कराता चलूं कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। अच्छा, जितनी भी हमने अभी तक चीज़ें डिस्कस की है एसएमसी स्ट्रक्चर के हवाले से, उसमें फेयर वैल्यू गैप जो है ना, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसको समझना और उसको इस्तेमाल करना। फेयर वैल्यू गैप हमें कन्फ्यूजन इसलिए हमारे जहनों में क्रिएट करता है कि हम तमाम मेंटोर सब उसको एक पीओआई के तौर पे आपको बताते तो हैं कि फेयर वैल्यू गैप एक पीओआई होता है, लेकिन कौन सा फेयर वैल्यू गैप पीओआई होता है और वो किस तरीके से काम करता है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन बहुत लिमिटेड शेयर की जाती है। तो अब मैं इसको ऐसे ही एक्सपेक्ट करता हूँ या ऐसा एंटिसिपेट करता हूँ, या तो लोग शेयर नहीं करते ये वाली इन्फॉर्मेशन या फिर उनको पता नहीं है। बहरहाल फेयर वैल्यू गैप मेरे लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट पीओआई है। अब पीओआई क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। जिस तरह से हमने एक डीलिंग रेंज में ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क किए थे, डिसीजनल और एक्सट्रीम, और उसके बाद हमने ऑर्डर फ्लोज देखे थे, डिसीजनल एंड एक्सट्रीम, और उसके बीच में हमने एसएमटीज भी मार्क की थी, स्मार्ट मनी ट्रैप्स। उसी तरह से फेयर वैल्यू गैप भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन सबसे पहले फेयर वैल्यू गैप को समझने के लिए आपको प्राइस की जो कैरेक्टरिस्टिक है कि प्राइस अपने आप को किस तरीके से बैलेंस करती है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। आपके सामने चार्ट के ऊपर मैं सबसे पहले फेयर वैल्यू गैप को एक्सप्लेन कर देता हूँ। फेयर वैल्यू गैप का सबसे पहले जो रूल है ना, वो ये है कि 3 कैंडल्स हमें चाहिए। हमने पहले भी डिस्कस किया था। हम यहाँ पे सबसे ये हाईएस्ट 3 कैंडल्स को ले लेते हैं। कैंडल नंबर 1 हमारे सामने ये रेड कैंडल है, डोजी कैंडल, उसके बाद ये एक सॉलिड ग्रीन कैंडल, उसके बाद फिर अगेन ये रिजेक्शन वाली रेड कैंडल है। अब फर्स्ट कैंडल का हाईएस्ट वैल्यू हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, बुलिश फेयर वैल्यू गैप। फर्स्ट कैंडल की हाईएस्ट वैल्यू और थर्ड कैंडल की लोएस्ट वैल्यू, जब ये दोनों प्राइसेस के बीच में डिफरेंस आई, मतलब ये हाईएस्ट वैल्यू जो फर्स्ट कैंडल की है वो थर्ड कैंडल की लोएस्ट वैल्यू से भी कम हो, आपस में इंटरसेक्शन ना हो रही हो, प्राइसेस ओवरलैप ना कर रही हो, तो इसके नतीजे में ये जो एक गैप क्रिएट हो जाता है फर्स्ट कैंडल के हाई में और थर्ड कैंडल के लो में, इसको कहा जाता है फेयर वैल्यू गैप। ये सबसे पहली रूल है जो कि फेयर वैल्यू गैप को वैलिडेट करता है। फिर उसके बाद बात आ जाती है कि फेयर वैल्यू गैप मार्क कहां तक करना चाहिए, उसके ऊपर इससे फिर आगे रूल अप्लाई होता है। लेकिन फर्स्ट जो रूल है एक फेयर वैल्यू गैप को वैलिडेट करने के लिए, वो यही वाला है जो मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल के लो में अगर प्राइसेस ओवरलैप नहीं कर रही और उनके बीच में एक गैप क्रिएट हो रहा है, तो इसको कहा जाता है फेयर वैल्यू गैप, और ये कहलाता है बुलिश फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, क्योंकि बुलिश ट्रेंड में क्रिएट हुआ है तो इसको बुलिश फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। उसी तरह हम बेरिश फेयर वैल्यू गैप की भी एग्जांपल ले लेते हैं। फर्स्ट कैंडल हमारी ये है बेरिश कैंडल, इसकी लोएस्ट वैल्यू, जिस तरह हमने बुलिश में हाईएस्ट वैल्यू ली थी फर्स्ट कैंडल की, तो बेरिश में हम फर्स्ट कैंडल की लोएस्ट वैल्यू को मार्क करेंगे और उसके बाद थर्ड कैंडल की हाईएस्ट वैल्यू। अगर ये वाली प्राइसेस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं तो उसके नतीजे में हमारे पास जो एक गैप क्रिएट होगा, इसको कहा जाएगा बेरिश फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, तो ये सबसे पहले रूल है हमारा जो फेयर वैल्यू गैप के एग्जिस्ट करने को वैलिडेट करता है कि हाँ जी फेयर वैल्यू गैप तो अब यहाँ पे है। अब मार्क इसको कैसे किया जाएगा, उसके ऊपर जो आईसीटी कॉन्सेप्ट, अब ये इसमें एसएमसी कॉन्सेप्ट बेसिकली, वैसे एसएमसी कॉन्सेप्ट तो इंट्रोड्यूस आईसीटी ने ही करवाए थे, लेकिन जो हमने अभी तक एसएमसी स्ट्रक्चर के जो चीज़ें पढ़ी हैं जिसमें इंड्यूसमेंट एंड पुल बैक और डिसीजनल एरिया एंड एक्सट्रीम एरिया,
ये जो सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं ये आईसीटी अपनी थ्योरी के अंदर या अपने यूट्यूब चैनल में वो एक्सप्लेन नहीं करता, तो उस डिटेल में नहीं जाते कि एसएमसी के फिर ये वाले कॉन्सेप्ट किसने बताए हैं। हमने इसको स्टडी किया अपने तौर पे, हमें समझ में आई कि हाँ इस तरह से मार्केट जो है वो बिहेव करती है और स्ट्रक्चर को इस तरीके से समझाने में और लोगों की समझ आने में फ़ायदा है, तो हमने भी इसको अडॉप्ट कर लिया। लेकिन उसके बाद जो मेजर जो पीडी एरेज हैं या जो मेजर एरियाज हैं जिनके ऊपर आईसीटी एम्फोसाइज करता है वो फेयर वैल्यू गैप है। उसके काफ़ी सारे एंट्री मॉडल्स के अंदर भी फेयर वैल्यू गैप्स का जिक्र आता है, प्राइमरली 2022 मॉडल के अंदर, और अभी जो उसकी सीरीज चल रही है 2025 के अंदर, उसके अंदर भी आईसीटी के ऊपर फेयर वैल्यू गैप के ऊपर आईसीटी काफ़ी जोर दे रहा है। तो जो फेयर वैल्यू गैप है वो हम प्राइमरली इसी से आईसीटी कॉन्सेप्ट से उठाते हैं। अब आईसीटी फेयर वैल्यू गैप की जो डेफिनेशन बताता है वो ये है, और मार्किंग के अंदर वो एडिशनल कुछ रूल्स एक्सप्लेन करता है कि अगर फेयर वैल्यू गैप मार्क करते दौरान, जिस तरह आप यहाँ पे अगर आप देखें, फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का लो, ये हमारे पास बनता है। लेकिन अब इस फेयर वैल्यू गैप को मार्क करना थोड़ा सा डिफरेंट होगा। उसकी वजह ये है कि फर्स्ट कैंडल एंड सेकंड कैंडल के बीच में हमारे पास एक वॉल्यूम इम्बैलेंस आ रहा है। अब वॉल्यूम इम्बैलेंस क्या चीज़ होती है? वॉल्यूम इम्बैलेंस ये चीज़ होती है कि फर्स्ट कैंडल, ये ग्रीन कैंडल जहां पे क्लोज हुई थी, इसकी क्लोजिंग प्राइस है, ठीक है, इसकी क्लोजिंग प्राइस और नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग प्राइस के बीच में गैप आ गया, यानी कि मार्केट एक गैप क्रिएट करके ऊपर से ओपन हुई थी। नॉर्मली आपने जब भी कैंडल्स बनती हुई देखी हो तो क्या होता है कि ज़्यादातर प्राइस जो वो बैलेंस दी होती है और फिर गैप्स भी आ जाते हैं। अब यहाँ पे देख लें कि ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई, अगली कैंडल थोड़ी सी नीचे से ओपन हो गई और ऊपर चली गई, ठीक है, तो यहाँ पे कोई गैप नहीं है। नॉर्मली इसी तरीके से होता है। ये देखिए ग्रीन कैंडल यहाँ पे ऊपर क्लोज हुई, अगली रेड कैंडल थोड़ी सी नीचे से क्लोज हुई, ऊपर गैप नहीं आया और फिर नीचे आ गई। अब ये रेड कैंडल नीचे यहाँ पे क्लोज हुई है, यहीं से ग्रीन कैंडल ओपन हो गई, नीचे ट्रेड किया और ऊपर चली गई। तो नॉर्मली क्लोजिंग प्राइस और ओपनिंग प्राइस जो है ना फर्स्ट कैंडल की और सेकंड कैंडल की वो सेम होती है। अब लेकिन इस केस में ये ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग प्राइस है हमारे पास यहाँ पे, लेकिन नेक्स्ट कैंडल जो हमारे पास आ रही है ये 15 अप्रैल की कैंडल है और ये हमारे पास डेली चार्ट के ऊपर 16 अप्रैल की कैंडल है। तो बेसिकली जब नेक्स्ट डे हमारे पास ओपन हुआ तो वो एक गैप के साथ ओपन हुआ, जिसकी वजह से इन दोनों कैंडल्स के बीच में एक गैप आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको कहा जाता है वॉल्यूम इम्बैलेंस। अच्छा, अब जब ये फेयर वैल्यू गैप के बीच में हमारे पास इस तरह का वॉल्यूम इम्बैलेंस एक आ जाए तो फेयर वैल्यू गैप को फिर लो से लेके इस हाई तक मार्क नहीं किया जाता, उसके बीच में वॉल्यूम इम्बैलेंस भी शामिल कर लिया जाता है। और ये गैप जो है वो बेसिकली देखा जाता है दोनों साइड पे, क्या ऊपर भी गैप है, ऊपर नहीं है। हमें नजर आ रहा है कि इसकी ये प्राइस थी क्लोजिंग और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल यहाँ से ओपन होने के बाद नीचे को ट्रेड करेगी, तो ऐसा यहाँ पे कोई वॉल्यूम इम्बैलेंस नहीं है, तो हमारा फेयर वैल्यू गैप मार्क होगा ऐसे। अब ये जो बेरिश हमने फेयर वैल्यू गैप मार्क किया था, इसका वॉल्यूम इम्बैलेंस देख लेते हैं। तो इसमें आप देखेंगे फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, फर्स्ट और सेकंड के बीच में भी ये गैप है, सेकंड एंड थर्ड के बीच में भी गैप है। तो इसका जो फेयर वैल्यू गैप जो मार्क किया जाएगा वो ऐसे नहीं किया जाएगा, बल्कि इसका मार्क किया जाएगा वॉल्यूम इम्बैलेंस को भी साथ में ऐड करके, ठीक है। अब वो क्यों करते हैं, इसके फायदे क्या हैं, इसके ऊपर हम आएंगे लेटर इन आवर डिस्कशन, जो बेसिकली एडवांस हम डिस्कशन करेंगे आईसीटी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। लेकिन अभी फिलहाल ये तीन आपके सामने मैंने फेयर वैल्यू गैप्स मार्क किए हैं। ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, इसके अंदर कोई भी वॉल्यूम में बैलेंस नहीं था, तो ये इसी तरीके से मार्क होगा। उसके बाद ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप है जिसमें ये एक छोटा सा वॉल्यूम में बैलेंस था, फर्स्ट टू कैंडल्स के बीच में, तो हमने मार्क कर लिया। और यहाँ पे हमारे पास ये बेरिश फेयर वैल्यू गैप था जिसमें फर्स्ट एंड सेकंड कैंडल, सेकंड एंड थर्ड कैंडल दोनों के बीच में हमारे पास वॉल्यूम इम्बैलेंस था, जिसकी वजह से हमने ये एक फेयर वैल्यू गैप इस तरीके से मार्क किया है। अच्छा, अब ये फेयर वैल्यू गैप्स क्यों मार्क किए जाते हैं, तो उसके लिए हमें सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि बैलेंस्ड प्राइस रेंज किसको कहा जाता है और इम्बैलेंस किसको कहा जाता है, और फिर कौन से फेयर वैल्यू गैप्स हैं जो मैटर करते हैं। अब आपको
आपने बहुत सुना होगा कि जी डेली टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो गया है तो प्राइस वहां से सपोर्ट ले सकती है। बिल्कुल यही बात है, बुलिश फेयर वैल्यू गैप का यही काम होता है कि हम एक्सपेक्ट यही करते हैं कि प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप से ऊपर ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि बुलिश फेयर वैल्यू गैप मार्केट ने क्रिएट किया। ठीक है, जैसा ये भी बुलिश फेयर वैल्यू गैप था, मार्केट ने क्रिएट किया। मार्केट को अगर मार्केट बुलिश रहना चाहती है तो इस फेयर वैल्यू गैप से ऊपर ट्रेड करेगी। उसके बाद ये भी फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट अब बुलिश है तो इससे ऊपर इसको ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, तो अब 3 फेयर वैल्यू गैप्स आपके सामने मार्केट ने ये क्रिएट किए रिसेंटली। ये क्रिएट हुआ था फेयर वैल्यू गैप 14 अप्रैल को, जब ये कैंडल हमारे पास क्रिएट हुई थी तो ये 14 अप्रैल को ये फेयर वैल्यू गैप कंप्लीट हो गया था, हमारे सामने आ गया था। उसके बाद ये फेयर वैल्यू गैप कब कंप्लीट हुआ, ये हमारे पास जब ये कैंडल 17 अप्रैल वाली क्लोज हो गई तो हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप बन गया। फिर उसके बाद ये कैंडल कब क्लोज होगी, 22 अप्रैल को, तो फेयर वैल्यू गैप बन गया। अब ये डेली टाइम फ्रेम के 3 फेयर वैल्यू गैप्स हैं, तो इन फेयर वैल्यू गैप्स ने से मतलब हम क्या करेंगे, मतलब प्राइस इसमें आएगी तो बाय करेंगे, सेल करेंगे, क्या करेंगे? तीनों फेयर वैल्यू गैप्स तो कुछ भी करते नजर नहीं आ रहे। ये देखें, फेयर वैल्यू गैप्स से प्राइस आंखें बंद करके नीचे ट्रेड कर गई, उसके बाद वापस आई तो फिर ऊपर चलेगी, प्राइस फिर नीचे चलेगी, अभी आके इस एरिया से रिएक्शन ले रही है। तो क्या मतलब फेयर वैल्यू गैप ये वाला इतनी देर के बाद जाके रिएक्शन लेगा? क्या इस तरह की कोई थ्योरी है? तो इन सारी चीज़ों पे हम नज़र डालेंगे। ये फेयर वैल्यू गैप कोई रिएक्शन नहीं दे रहा, ये मैंने सिर्फ ऐसे ही आके ड्रैग किया तो बाय चांस यहाँ पे आके वो कैंडल क्लोज होती नजर आ गई। तो इसका मतलब हरगिज नहीं, ये नहीं है कि एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप को 3 ठप्पे खाने के बाद आपने को ट्रेड करना है, ऐसा मैं नहीं आपको कुछ कह रहा, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि फेयर वैल्यू गैप से हम जब कोई एक्सपेक्टेशन सेट करते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं ना यहाँ से प्राइस कुछ कुछ करेगी। अब ये वाला फेयर वैल्यू गैप है तो अच्छा यहाँ से नहीं कुछ किया तो फिर अगले पे करेगी। अच्छा, यहाँ से रिएक्शन लिया, फिर मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर तो नहीं ब्रेक किया या हाई ब्रेक तो नहीं किया, फिर नीचे आ गई, फिर ऊपर चलेगी, फिर इसके नीचे ट्रेड हो गई, फिर उसके ऊपर चलेगी। तो अब क्या ये मतलब क्या है रूल ऐसा फेयर वैल्यू गैप का कि मार्केट इन एरियाज के ऊपर रिएक्शन लेगी तो किस तरीके से लेगी? ठीक है, तो सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है कि फेयर वैल्यू गैप, इस फेयर वैल्यू गैप ने आखिर ऐसा क्या किया था कि मार्केट ने इसको कोई लिफ्ट नहीं कराई। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं जाके कि ये फेयर वैल्यू गैप हमारे पास क्या कर क्या रहा है। अब आप इसकी बाउंड्रीज को सबसे पहले अपने पास नोट कर लीजिए कि हमारे पास 3366.71 से लेके 3357.78 तक हमारे पास ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप है। इसको हम मार्क कर लेते हैं एज लाइन से मार्क कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमने इसके अंदर काफ़ी सारा काट पीट करनी है तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। इसको हम डेली के तौर पे यहाँ पे मार्क कर लेते हैं और इसी फेयर वैल्यू गैप को हम लोअर टाइम फ्रेम्स के ऊपर देखते हैं कि बाकी टाइम फ्रेम्स के ऊपर इसकी क्या सिचुएशन है। अब आप ये देखिए कि ये डेली टाइम फ्रेम की बाउंड्रीज हैं और इस डेली टाइम फ्रेम की बाउंड्रीज के पीछे हमारे पास एक 12 आवर का फेयर वैल्यू गैप भी है। और इसकी अगर आप बाउंड्रीज को चेक करना शुरू करें तो आपको नज़र आएगा कि 12 आवर की जो बाउंड्री है उसके अंदर तो वॉल्यूम इम्बैलेंस भी इंक्लूड हो रहा है। तो हम यहाँ पे इसको हम रिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं 12 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से और देखना चाह रहे हैं कि 12 आवर का जो फेयर वैल्यू गैप है उसके हिसाब से डेली टाइम फ्रेम हमें क्या बता रहा था। अब 12 आवर का जो फेयर वैल्यू गैप है वो एक बड़ा फेयर वैल्यू गैप है एज कम्पेयर टू डेली टाइम फ्रेम। ठीक है, हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास ये रिफाइनिंग कहाँ तक होती है और फिर क्या इस एरिया से हमें कोई रिस्पांस मिलना चाहिए था, नहीं मिलना चाहिए था। और ये डेली टाइम फ्रेम का जो फेयर वैल्यू गैप है क्या ये एक्चुअली इम्बैलेंस लोअर टाइम फ्रेम्स के ऊपर भी था कि प्राइस इसके ऊपर से आके कोई रिएक्शन लेती या नहीं था। तो अभी हमें नज़र आ गया कि भाई 12 आवर का जो इतना बड़ा फेयर वैल्यू गैप था वो एक्चुअली डेली टाइम फ्रेम के ऊपर कम हो गया, बिकॉज डेली टाइम फ्रेम के ऊपर कैंडल एक यहाँ तक क्लोज हो रही थी, अगली कैंडल यहाँ तक क्लोज हुई, एक्चुअली ये बड़ा थोड़ा सा रह गया था फेयर वैल्यू गैप। अब इसको फर्दर हम रिफाइन कर लेते हैं छोटे फर्दर टाइम फ्रेम में, 8 आवर टाइम फ्रेम में। 8 आवर टाइम फ्रेम पे हमें नज़र आया कि हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप
की जो बाउंड्रीज़ हैं वो कहाँ तक हैं, वो 12 आवर एंड 8 आवर की लोअर बाउंड्री सेम है, लेकिन जो टॉप जो हमारी लिमिट है उस पर थोड़ा सा फ़र्क है। ठीक है, अभी आप इसको समझते जाएं कॉन्सेप्ट को कि हम किस तरीके से आगे लेके चल रहे हैं, ताकि आपको एट द एंड ऑफ द डे कंक्लूजन मिलेगा एक इस फेयर वैल्यू गैप के इस डिस्कशन के बाद। और 8 आवर के बाद अगर हम आ जाते हैं 6 आवर टाइम फ्रेम पे, तो 6 आवर पे आप देखें कि हमारे पास ये सेम बाउंड्रीज हैं। टॉप बाउंड्री जो है हमारी 6 आवर की वो थोड़ी सी डिफरेंट है 8 आवर से, लेकिन लोअर बाउंड्री जो है हमारी सेम है 12 आवर की भी, और 8 आवर की भी, और 6 आवर की भी। तो हम रिफाइन करते चले जाते हैं ताकि हम एक इंटेलिजेंट डिसीजन एट द एंड ऑफ मार्केटिंग ड्रॉ करें कि मार्केट यहाँ पे क्या करना चाह रही है। अच्छा, 4 आवर पे आ जाएं। अब ये देख लें कि ये हमारे पास एक्चुअली ये है एरिया जिससे हम ये एक्सपेक्ट करने की कोशिश, ये एंटिसिपेट करने की कोशिश करें, ये स्पेकुलेट करने की कोशिश करें कि इस एरिया से मार्केट ने कोई रिस्पॉन्स लेना है या नहीं लेना, ये एक्चुअली एक इम्बैलेंस है या नहीं। अच्छा, अब 4 आवर पे देखें तो आपको पता चलेगा कि 4 आवर की भी बाउंड्रीज जो हैं वो हमारे पास सेम है, जैसे कि 6 आवर 8 आवर 12 आवर की थी। लोअर बाउंड्री हमारे पास वही है, और जो टॉप है वो हमें नज़र आ गया कि 6 आवर एंड 4 आवर का सेम है। 2 आवर पे आ जाएं। 2 आवर पे हमें पता चला कि 2 आवर में अब हमारे पास फर्दर इस एरिया में ये फेयर वैल्यू गैप है, लेकिन वो भी कम हो गया। बाउंड्री हमारे पास थोड़ी सी छोटी होनी शुरू हो गई। अब हमारे पास फेयर वैल्यू गैप की बाउंड्री यहाँ तक आ गई डेली वाले एरिया के अंदर। ठीक है, और इसके नीचे भी इसने एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट कर दी है, उसको आप अलग से मार्क कर लें ताकि निशानी लग जाए कि 2 आवर ने तो हमारे पास दो एरियाज दिए थे। 2 आवर की बाउंड्री है असल में यहाँ तक, लेकिन सिंस उसमें प्राइस ट्रेड कर गई है तो अब इस इम्बैलेंस में यहाँ तक का एरिया जो है वो बैलेंस हो गया है। अब ये रिमेनिंग है, तो हम ये ऊपर वाली लाइन को ख़त्म करके यहीं तक हम मार्क करते हैं। अच्छा, अब 2 आवर से हम आ जाते हैं 1 आवर पे। वन आवर में आपको पता चला कि थोड़ी सी और बाउंड्री नीचे आ गई है, या अगर इसमें इम्बैलेंस है तो हो सकता है कि 2 आवर 4 आवर सेम ही हो, 1 आवर एंड 2 आवर सेम ही हो। हाँ, इसमें है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क आ गया। ये हमारे पास आ गया 1 आवर और 1 आवर। नीचे से हमारे पास नीचे भी वॉल्यूम में बैलेंस है, तो हमने इसको मार्क कर लिया। लेकिन 2 आवर टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी ऊपर तक प्राइस आ चुकी है, तो हमारे पास जो ये एरिया है ये बैलेंस ही कहलाएगा। उससे नीचे हमारे पास 2 आवर में भी फेयर वैल्यू गैप है, 1 आवर में भी फेयर वैल्यू गैप है, तो हम इसको भी मार्क कर लेते हैं। अब हम आ जाते हैं 45 मिनट के ऊपर। 45 मिनट के ऊपर आपको भी यहाँ पे नज़र आ रहा है एक इम्बैलेंस, लेकिन ये अब यहाँ पे थोड़ा सा मज़ीद छोटा हो गया। 45 मिनट और ऊपर गालिबन वॉल्यूम इम्बैलेंस है 45 मिनट में भी, तो ये हम 45 मिनट इसके साथ यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। अब 30 मिनट पे आ जाते हैं। 30 मिनट पे आप अगर देखें
तो 30 मिनट पे भी वॉल्यूम इम्बैलेंस है ऊपर, और नीचे बाउंड्री हमारी यही है। तो 30 एंड 45 मिनट हमारे पास सेम एज 45 मिनट है। फिफ्टीन मिनट पे आ जाएं। फिफ्टीन मिनट पे आप आए तो आपको अब यहाँ पे थोड़ी सी कमी नज़र आ गई। अब हमारे पास जो अपर लिमिट है वो है 15 मिनट की, ये वाली, और लोअर की ये अप्रॉक्सीमेटली वही है 45 एंड 30 मिनट की। एक्चुअली 15 मिनट की नीचे है, लेकिन सिंस हायर टाइम फ्रेम के ऊपर एरिया यहाँ तक बैलेंस्ड है, तो हम इसको बेसिकली रिफाइन करके छोटा कर रहे हैं, और हम देखने की कोशिश करें कि हमारे पास जो एरिया है वो बचता किधर तक है, कौन सा एरिया ट्रू इम्बैलेंस बचता है, मतलब कोई ऐसा एरिया है जो, अब ये देखें ना, यहाँ पे ये हमने जो हाई टाइम फ्रेम पे मार्क किया था 1 आवर एंड 2 आवर के ऊपर, तो अब इसमें देखें यहाँ पे ये बैलेंस हो गया ना, ये वाला एरिया। अब इसके जो इम्बैलेंसेज हैं ये थोड़े से कम हो गए, इम्बैलेंस एरिया यहाँ पे कम हो गया ना, जैसे ही हम यहाँ पे हाई टाइम फ्रेम पे आए तो ये कम हो गया ये ऊपर से। अब आ जाए 10 मिनट्स के ऊपर। अच्छा, अब 10 मिनट के ऊपर आपको नज़र आया कि ये वाला इम्बैलेंस, ये जो फेयर वाली गैप था, इसमें देखते हैं कि यहाँ पे इम्बैलेंस है कि नहीं है। नीचे वाले को वॉल्यूम इम्बैलेंस है, नहीं है। जब वॉल्यूम इम्बैलेंस नहीं है तो बेसिकली ये जो 15 मिनट का इतना बड़ा फेयर वाली गैप था ना, वो 10 मिनट पे आके तो बेचारा बहुत ही छोटा रह गया। ठीक है, ये वॉल्यूम इम्बैलेंस इसमें ऐड कर लें तो ये हो गया, और यहाँ से हमारे पास जो नीचे वाला जो सेकंड फेयर वाली गैप था वो इतना सा रह गया। ऊपर वाले को हम देखते हैं। ऊपर देखें तो 10 मिनट्स पे आके हमारे पास ये फेयर वाली गैप जो है ये 10 मिनट्स पे आके कितना सा रह गया, ये रह गया इतना सा। ये है 10 मिनट का फेयर वाली गैप, और नीचे भी हमारे पास एक और फेयर वाली गैप उसने क्रिएट कर दी है, जो अपर लोअर लिमिट हम यहाँ से मार्क करके देखते हैं कि बचा गया हमारे पास। तो अब 15 मिनट के बाद जब हम 10 मिनट पे आए ना, तो हमें पता चला कि वो जो डेली का जो फेयर वाली गैप था उस एरिया के अंदर अब हमारे पास जो इम्बैलेंस एरिया वो ये रह गया, ये रह गया, और नीचे जो फेयर वाले गैप्स ने क्रिएट किए थे वो भी छोटे छोटे से रह गए। अब हम आगे लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो हमें नज़र आ जाएगा कि मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है। अच्छा, यहाँ से आपको पता चला कि भाई ये वाला फेयर वाली गैप जो है ना, ये तो कम्प्लीटली ख़त्म हो गया। 5 मिनट पे जब हम आए ना, ये ख़त्म हो गया, ये बैलेंस हो गया एरिया ये वाला। और उसके नीचे अगर हम देखें तो ये वाला एरिया भी ऑलमोस्ट बैलेंस्ड है, बिल्कुल छोटा सा रह गया ये रह गया। ठीक है, और ऊपर आपने देखा कि ऊपर भी ऑलमोस्ट हमारा ख़त्म ही समझे, बिल्कुल थोड़ा सा रह गया, ये मुन्ने मुन्ने से रह गया। ठीक है, ये इतने छोटे हैं कि ये पकड़ाई भी नहीं दे रहे। ठीक है, यहाँ तक आप मेरे साथ हैं, जो हम यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, हम अभी आते हैं 1 मिनट के ऊपर। तो आपको पता चलेगा कि अब यहाँ पे हुआ क्या है। देखते हैं कि ये जो हमने 5 मिनट के एरिया जो मार्क किए थे, क्या ये अभी भी इनके अंदर कुछ इम्बैलेंस एरिया बाकी है या नहीं है। ये देखें, नीचे वाला तो ख़त्म हो गया, ये तो बिल्कुल बैलेंस हो गया, ये तो ख़त्म ही हो गया, बिल्कुल ज़ीरो हो गया। ये वाला इम्बैलेंस अभी भी है हमारे पास जो बचा है, इसको हम देखते हैं 2 मिनट टाइम फ्रेम पे।
तो 2 मिनट टाइम फ्रेम पे भी ये इतना सा एरिया बच गया। 3 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं, उस पर भी है। 4 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं, इस पे भी है। तो ओवरऑल अगर आप देखें, जो डेली टाइम फ्रेम को हमने 1 मिनट टाइम फ्रेम तक जो रिफाइन करने की कोशिश की है, तो हमें यही पता चला है कि भाई जो ओवरऑल इस एरिया के अंदर जो एक इम्बैलेंस रह गया ना, ये बस यही है, इतना सा है, ठीक है। और जब मैं इसको इवेलुएट करता हूँ फेयर वैल्यू गैप को, कि डेली टाइम फ्रेम का जो फेयर वैल्यू गैप मेरे पास जो नज़र आ रहा है, और अगर मुझे ये पता चले कि इसके अंदर प्राइस रेंज जो डेली टाइम फ्रेम के अंदर जो पाई जाती है, अब देखें ये डेली टाइम फ्रेम है, ये इसका फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। और इसके अंदर ये छोटी सी लाइन है जो हमने आइडेंटिफाई की है कि भाई यही है सिर्फ जो कि प्राइस ने इस एरिया को बैलेंस नहीं किया। अब बैलेंस से क्या मुराद है कि मार्केट के अंदर आपको नजर आते हैं बाय ऑर्डर्स एंड सेल ऑर्डर्स। मतलब ये देखिए यहां से मार्केट ने ये बाय ऑर्डर्स आना शुरू हुए, जिसकी वजह से मार्केट बुलिश होना शुरू हुई, और उसके बाद मार्केट में सेल ऑर्डर्स आना शुरू हुए। अब बाय ऑर्डर्स एंड सेल ऑर्डर्स अपने आप को बैलेंस आउट करते हैं, ठीक है। अब ये जितने भी मार्केट के बाय ऑर्डर्स यहाँ पे मार्केट ने डिलीवर किए थे, उसके बाद सेल ऑर्डर्स आ गए, तो हमारे पास ये क्या हुआ, ये एक एरिया बैलेंस्ड हो गया कि जितने बाय ऑर्डर्स थे उतने सेल ऑर्डर्स थे। हमारे पास यहाँ से प्राइस ने ये वाला जो एरिया है इसको बैलेंस कर दिया, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पे जो ये वाला फेयर वैल्यू गैप एरिया था ना, जिधर हमने देखा कि मार्केट ने यहाँ पे बाय ऑर्डर्स दिए हैं, एकदम से इतनी बड़ी कैंडल आई है, और उसके बाद ये रेड कैंडल बन गई हमारे पास। इस रेड कैंडल के बाद ये बीच में हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप डेली टाइम फ्रेम के ऊपर क्रिएट हो गया है। अब हम ये देखना चाह रहे थे कि क्या बाय ऑर्डर्स एंड सेल ऑर्डर्स आपस में इस फेयर वैल्यू गैप के एरिया के अंदर बैलेंस्ड है या नहीं है। तो हमें ये पता चल गया भाई ये ऑलमोस्ट बैलेंस्ड है, ठीक है। तो इस एरिया के अंदर मार्केट को कुछ नहीं करना चाहिए, कोई रिएक्शन नहीं देना चाहिए, इसको मार्केट को उड़ा देना चाहिए। इधर कोई एज सच कोई इतना कोई मेजर इम्बैलेंस नहीं है जिसकी तरफ मार्केट जाके कोई रिएक्शन देगी। तो आप जब इस एरिया को इस तरीके से रिफाइन करने के बाद जब आप इसको प्ले करते ना, तो वो पता चलता है कि अच्छा फिर ये वाली मूवमेंट इससे एक्सपेक्ट की जा सकती थी, ठीक है। और मजे की बात आप ये देखें कि हमारे पास यहाँ पे इस डे की क्लोजिंग आई थी, यहाँ पे ये इस डे की क्लोजिंग थी, अगला डे हमारे पास यहाँ से ओपन हुआ था, इतना बड़ा वॉल्यूम में बैलेंस आ गया था, मार्केट ने इस एरिया को लिफ्ट भी नहीं कराई, ठीक है। मार्केट बिल्कुल नीचे आ गई यहाँ पे, और मार्केट के लिए ये वाला एरिया कोई इतना इंपॉर्टेंट बुलिश फेयर वैल्यू गैप जो था, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट एरिया नहीं था जहां से मार्केट उसको रिएक्शन ले सकती, क्योंकि ऑलरेडी मोर देन 99% ऑफ द एरिया जो था ऑलरेडी बैलेंस था, ठीक है, समझा रही है। हम इसके मुकाबले में ये वाला एक फेयर वैल्यू गैप है, इसको हम इवैल्यूएट करते हैं ताकि आपको कंट्रास्ट में दोनों चीजें समझ में आ जाए कि इस जो फेयर वैल्यू गैप हमने टॉप पे मार्क किया है उसमें और इसमें क्या फर्क है। अच्छा, उसी तरीके से इसकी भी हम बाउंड्रीज जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे कोई वॉल्यूम इम्बैलेंस नहीं है, इसकी जो क्लोजिंग प्राइस है और ये डोजी कैंडल की जो ओपनिंग प्राइस है, इसके बीच में कोई वॉल्यूम इम्बैलेंस नहीं आ रहा है। तो हम इसका जो लो है थर्ड कैंडल का, इसको अपने पास मार्क कर लेंगे, और जो फर्स्ट एंड सेकंड कैंडल के बीच में वॉल्यूम इम्बैलेंस है उसको देख लेते हैं कि एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो हमें पता चला कि भाई ये तो एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमने इसको मार्क कर लिया एज डेली। अब इस डेली फेयर वैल्यू गैप को हम आगे रिफाइन करते हैं 12 आवर में। 12 आवर में आपको पता चला कि ऑलरेडी हमारे पास ये जो फेयर वैल्यू गैप
था इसमें इतना एरिया तो 12 आवर के ऊपर ही हो चुका है बैलेंस्ड, और हमारे पास जो 12 आवर की रिफाइनमेंट के ऊपर हमें पता चला कि यहाँ पे देख लेते हैं कि वॉल्यूम इम्बैलेंस है जी, वॉल्यूम इम्बैलेंस है। हम इसको मार्क कर लेते हैं। तो ये बन गया हमारे पास 12 आवर की लोअर बाउंड्री, और टॉप बाउंड्री जो है हमारे पास वैसे तो फेयर वैल्यू गैप के ऊपर है, लेकिन सिंस रेड कैंडल इसके अंदर नीचे आके ट्रेड कर चुकी है तो ऑलरेडी 12 आवर के भी फेयर वैल्यू गैप जो है वो कम हो चुका है। लेकिन चलें ठीक है, हम इधर ऊपर मार्क कर लेते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं 12 आवर, जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन हम 12 आवर कर लेते हैं। लेकिन जो एरिया इम्बैलेंस का जो हमें नज़र आ रहा है वो 12 आवर टू डेली हमें यही नज़र आ रहा है। 8 आवर पे जाके इसको स्टडी करते हैं। 8 आवर पे हमें पता चला कि यहाँ पे दो फेयर वैल्यू गैप्स हमारे पास मार्केट ने क्रिएट कर दी हैं। एक ये लोअर फेयर वैल्यू गैप है, इसके अंदर भी वॉल्यूम इम्बैलेंस नज़र आ रहे हैं, देखें वॉल्यूम इम्बैलेंस है इसमें। तो यहाँ पे दो फेयर वैल्यू गैप्स हैं। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से लेके ऊपर तक ही मार्क कर लेते हैं, इधर तक ही, ताकि हमें पता चल जाए कि ये सारा एरिया जो है, क्योंकि वो दो इकट्ठे हैं ना, वॉल्यूम में बैलेंस भी है उसके अंदर यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक मार्क करेंगे और फिर इस वॉल्यूम में बैलेंस लेके ऊपर मार्क करेंगे, तो वो एरिया बेसिकली यही बनेगा। तो हम इसको कर लेते हैं 8 आवर, और बाउंड्री हमारी अभी तक यहाँ तक, यहीं तक ही है वैलिड, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं 6 आवर पे। 6 आवर पे हमें पता चला कि ये वाला एरिया तो हो गया, बैलेंस आउट हो गया, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड कैंडल बीच में कोई इम्बैलेंस नहीं है, यहाँ पे ये बैलेंस हो गया। तो अब 6 आवर की भी बाउंड्री हमारी बेसिकली 12 आवर के साथ अलाइन हो गई, क्योंकि उसमें वॉल्यूम इम्बैलेंस है। और डेली की जो बाउंड्री है उसके साथ 6 आवर भी अलाइन हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मेरे ख्याल से ऊपर भी वॉल्यूम इम्बैलेंस आ रहा है, देखें वॉल्यूम इम्बैलेंस है, तो बेसिकली डेली के लेवल तक ही है वो भी। तो हम इसको यहाँ पे डेली के साथ 6 आवर कर लेते हैं, ठीक है। ये एरिया अभी तक हमारे पास 6 आवर तक ये एक वैलिड फेयर वैल्यू गैप चल रहा है। 4 आवर पे आ जाएं। 4 आवर पे हमने देखा कि अब हमारे पास जो यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस है गालिबन, अभी देख लेते हैं, पर नहीं है तो ऊपर ले जाएंगे, है ये आ गया हमारे पास 4 आवर, और अपर लिमिट जो है हमारे पास वो यही चल रही है। आ जाते हैं 2 आवर पे। 2 आवर पे देखें, यहाँ पे 4 आवर का वॉल्यूम था, तो 2 आवर का वॉल्यूम इम्बैलेंस भी होगा, लेकिन साथ ही हमारे पास यहाँ पे एक छोटा सा एक और फेयर वैल्यू गैप नीचे बन गया। लेकिन सिंस 4 आवर का लेवल ये था, तो हम इसको यहीं पे रखते हैं 4 आवर तक। अच्छा, दो थे ना हमारे पास ये, तो बेसिकली ये पूरा ही चल रहा है अभी। 4 आवर पे भी ये वॉल्यूम इम्बैलेंस है, नीचे भी ऊपर भी, तो ये वाला फेयर वैल्यू गैप दो इकट्ठे हैं, तो एरिया यही चल रहा है अभी तक। 2 आवर पे भी इसी तरह ही है। 2 आवर पे ये नीचे फेयर वैल्यू गैप और ऊपर वॉल्यूम इम्बैलेंस था, तो ये पूरा फेयर वैल्यू गैप, तो ये बेसिकली 2 आवर पे भी वही चल रहा है। ठीक है, 1 आवर पे देख लें। 1 आवर पे आपको नज़र आया कि अब हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप ये है, यहाँ तक प्राइस रेंज बैलेंस्ड है। 1 आवर पे आके अब थोड़ा सा हमें फ़र्क नज़र आया कि डेली से थोड़ा सा प्राइस नीचे को ट्रेड करके गई भी है, और यहाँ पे वॉल्यूम में बैलेंस है बीच में, नीचे वाली लिमिट वही है। तो हम इसको 1 आवर का हमने ये एरिया मार्क कर दी। दो फेयर वैल्यू गैप्स हैं बेसिकली इसके अंदर, और ये तीसरा छोटा सा नीचे भी है, लेकिन ओवरऑल एरिया यही है। आपको इम्प्रेशन पता चल जाएगा इसका कि कौन सा एरिया है इसका।
45 मिनट्स पे आ जाएं। 45 मिनट्स में हमें पता चला कि अच्छा ये नीचे प्राइस रेंज तो बैलेंस हो गई है, यहाँ तक ये बैलेंस्ड है, तो 45 मिनट के ऊपर अब थोड़ी सी बाउंड्री हमारी एक्सटेंड हो गई है। एक्सटेंड नहीं हुई, थोड़ी सी स्क्वीज हो गई है। यहाँ पे वॉल्यूम में बैलेंस नहीं है, लेवल यहीं से मार्क करेंगे, और ऊपर हमारे पास ये वॉल्यूम में बैलेंस है बीच में, और लेवल हमारे पास बना हुआ 45 मिनट का अब यहाँ पे आ गया। तो अब हमारे पास इम्बैलेंस कौन सा है, ये वाला। 30 मिनट पे आ जाएं। 30 मिनट पे हमें नज़र आया कि 30 मिनट के ऊपर अब हमारे पास जो फेयर वैल्यू गैप है वो एक ये है, ये वॉल्यूम इम्बैलेंस है इसके बीच में, और यहाँ तक प्राइस रेंज बैलेंस्ड है, तो ये हो गया एक 30 मिनट। और उसके बाद इसके अंदर भी हमारे पास ये छोटा सा 30 मिनट का ये वाला एक इम्बैलेंस भी नज़र आ रहा है हमें, ठीक है। उससे नीचे प्राइस रेंज बैलेंस हो गई है, और एक 30 मिनट का हमारे पास फेयर वैल्यू गैप ये भी है, जो कि यहाँ तक हमारे पास बैलेंस्ड है, और ये हमारे पास एक इम्बैलेंस एरिया है इससे ऊपर ऊपर। 15 मिनट पे आ जाते हैं। 15 मिनट पे आप देखें सिचुएशन को, तो 15 मिनट के ऊपर हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप ये है, ये वाला सारा प्राइस रेंज बैलेंस हो चुका है, इसको हम ख़त्म कर देते हैं, और ये जो इम्बैलेंस एरिया था 5 मिनट का ये भी ख़त्म हो चुका है। तो अभी हमारे पास जो सिचुएशन बन रही है वो कुछ यूँ बन रही है। ठीक है, आप आ जाएं 5 मिनट के ऊपर। फाइव मिनट पे आप आ गए, और आपको पता चला कि ये वाला जो 15 मिनट का जो हमारे पास फेयर वैल्यू गैप था ये अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, और उसके बाद जो ये फेयर वैल्यू गैप है 15 मिनट के ऊपर ये दो में डिवाइड हो गया। ठीक है, आप आ जाएं 1 मिनट के ऊपर। वन मिनट के ऊपर ये ऊपर वाला तो हो गया एरिया बैलेंस्ड, और यहाँ पे 1 मिनट के ऊपर ये जो फेयर वैल्यू गैप्स वाले जो एरियाज हैं इनके अंदर ये फेयर वैल्यू गैप्स अवेलेबल हैं, तो बेसिकली हम इसी एरिया को मार्क हुआ रहने देते हैं। और जो नीचे हमारे पास ये एरिया है इसको भी आप देख लें कि इसमें भी हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप्स हैं, सेम है, इसमें वॉल्यूम में बैलेंस भी है, और यहाँ से यहाँ तक बैलेंस्ड है, यहाँ से यहाँ तक बैलेंस्ड है, और बेसिकली ये ऊपर वाला एरिया यहाँ से देख लेते हैं हम, ये यहाँ से यहाँ तक है फेयर वैल्यू गैप, बेसिकली ये यहाँ से लेके यहाँ तक है, और उसके बाद जो दूसरा फेयर वैल्यू गैप है वो है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो हमने अब डेली टाइम फ्रेम के इस फेयर वैल्यू गैप को हमने रिफाइन कर लिया है 1 मिनट तक।
तो इसके अंदर हमें अब वो कोई हेयर लाइन इम्बैलेंसेज नज़र नहीं आ रहे, इसके अंदर हमें कुछ जान नज़र आ रही है कि ये वाले एरिया हैं जो कि जेन्युइनली इम्बैलेंस्ड एरियाज हैं। प्राइस ने जो बाय ऑर्डर्स डिलीवर किए थे वापस आके इधर सेल ऑर्डर्स जो है वो डिलीवर नहीं किए, तो यहाँ पे तो आके मार्केट अपने ऑर्डर्स को डिलीवर करना चाहेगी। ठीक है, तो ये वो एरिया है जहाँ से प्राइस कोई ना कोई रिएक्शन ले सकती है। ठीक है, तो हम ऐसा कुछ देखते हैं कि प्राइस ने ऐसा क्या किया है। अप्रैल ठीक है जी, ये हमने इनको मार्क कर दिया इन एरियाज़ को कि भाई ये है वो डेली टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप, जहाँ जो हमारे पास एक ट्रू इम्बैलेंस जो है वो हमें नज़र आ रहा है। तो इस एरिया से प्राइस को कोई ना कोई रिएक्शन लेना चाहिए। ठीक है, तो आप ये देखें कि प्राइस ने आपको ये रिएक्शन दिया। ठीक है, अब यहाँ देखिए हमने सिंपल क्या किया, हमने एक फेयर वैल्यू गैप को सारे टाइम फ्रेम्स के ऊपर रिफाइन करके ये समझने की कोशिश की है, सिंपल डेफिनेशन है कि प्राइस ने क्या अपने बाय ऑर्डर्स एंड सेल ऑर्डर्स बैलेंस किए हैं कि नहीं किए। जहां पे नहीं किए थे, जहां पे बहुत ही थोड़ा बिल्कुल हेयरलाइन टाइप इम्बैलेंस रह गया था, बाकी मेजॉरिटी ऑफ द एरिया जो था वो बैलेंस था, प्राइस ने उस एरिया को कोई लिफ्ट नहीं कराई। ठीक है, और वो वाले एरियाज जहां पे प्राइस ने एक मेजर इम्बैलेंस एरिया छोड़ा हुआ था, तो प्राइस आई, उस एरिया को उसने पर्ज किया। अब इससे नीचे भी तो जा सकती थी, मतलब यहाँ प्राइस इधर नीचे भी तो आ सकती थी, ये नीचे इधर भी तो आ सकती थी ना, कि आप कहते भाई ये भी तो डेली का फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पे भी तो आ सकती थी। तो इसको आप खुद से रिफाइन करके चेक करें कि क्या यहाँ पे कोई ऐसा इम्बैलेंस एरिया है जहाँ पे प्राइस का आना मकसद है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो चीज समझाने का मकसद था वो ये था कि प्राइस हमेशा अपने बाय ऑर्डर्स एंड सेल ऑर्डर्स जो है वो बैलेंस्ड करती है। इसको कहा जाता है बैलेंस्ड प्राइस रेंज। और जब एक मार्केट जेन्युइनली एक इम्बैलेंस छोड़ के जाती है तो उसको बैलेंस करने के लिए मार्केट वापस आती है। और जब हर फेयर वैल्यू गैप के अंदर इम्बैलेंस एरियाज नहीं होते, जिस तरह कि मैं अब यहाँ पे हमने ऊपर देखा है, हमने लोअर टाइम फ्रेम के अंदर जब इस एरिया को रिफाइन किया था तो हमें यहाँ पे कोई इतना बड़ा इम्बैलेंस जो था वो देखने को नहीं मिला था। वैसे ही छोटा सा फेयर वैल्यू गैप था डेली, और उस डेली फेयर वैल्यू गैप के अंदर वो देखें हेयर लाइन एक बिल्कुल आपको एक बिल्कुल पतली सी लाइन नजर आ रही है। ठीक है, और प्राइस ने उसको कोई लिफ्ट नहीं कराई। ठीक है, बल्कि गैप डाउन ओपन हुई। लेकिन जब हमने एवेलुएट किया इस फेयर वैल्यू गैप को, हमने रिफाइन किया, तो इसके अंदर हमें प्रॉपरली एरियाज ऐसे नज़र आए जो कि अभी मार्केट ने उधर बाय ऑर्डर्स के साथ सेल ऑर्डर्स डिलीवर नहीं किए थे, और मार्केट बिल्कुल इस एरिया की रिस्पेक्ट करने के बाद यहाँ से बुलिश हो गई। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं। और इसके अलावा जो लास्ट हमने जो डिस्कस किया था ऑर्डर ब्लॉक्स, उनके हवाले से भी अगर कोई क्वेश्चन है तो बताएं। फरहान भाई आपकी आवाज़ फिर नहीं आ रही। अब आ रही है? जी अभी आ रही है।
क्वेश्चन ये था सर, अगर सपोज कि हमारे पास एफपीजी के अंदर ऐसा होता है कि 3 कैंडल्स होती हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। फरहान भाई टाइप करें। अगर एक मिनट, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये 3 जो आपने लास्ट लेक्चर था थर्ड कैंडल मिटिगेशन वाला, जी जी हमने जो पहले एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था शायद एसएमसी का, जो आप बता रहे थे वो ग्लो पिप्स वगैरह का, उस ये मुझे पहले लगा पहले वो था, बट ये उससे काफी डिफरेंट है। उसमें था कि हम आगे अगली अगली कैंडल पे शिफ्ट करते जाते हैं, फिर देखते हैं जिसके साथ वो आ रहा है बीजी तो हम उसको ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर देते हैं। तो कौन सा वो वाला पढ़ाऊं तो या सही वाला पढ़ाऊं रिजवान भाई? नहीं 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 नहीं, मैं यही पूछ रहा था क्योंकि अनलर्न कर रहा था ना आज, मुझे लगा कि पहले वही है, मैंने उसके हिसाब से मार्किंग की थी ऑर्डर ब्लॉक की, तो फिर अब क्या मुझे पता चला कि वो चल सारी रहा है कि गलत नहीं, है। चल रहा है कि नहीं चल रहा? अब उसमें मैंने अभी पूरी नहीं की, अभी मैं 4 आवर पे कर रहा था, हाँ पर हाँ वो पर मेरा एक ये भी क्वेश्चन था कि कुछ एक में ना वो थोड़े से डिस्टेंस के साथ लाइक मिटिगेशन से लाइक 10 20 30 40 पिप से ऊपर निकल जाता है वो। सर ऊपर निकल जाना या ना निकल जाना वो तो हम देखेंगे आगे, जब ट्रेड एंट्रीज हमने देखनी है कि हमने ट्रेड करनी कहाँ से है, कहाँ से नहीं करनी, क्यों निकल रहा है क्यों नहीं निकल रहा है, ये बातें आगे की हैं। अभी जो ऑर्डर ब्लॉक मार्किंग है बस वो आप देख लें। लाइक वो ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल को मार्क करते हैं, बट वो कैंडल से बस करीब आते आते निकल जाता है वो ऊपर। मैं ये पूछ रहा था, वो लाइक एफवीजी के लाइक डीप डाउन नीचे से आके बस निकल जाता है, बट वो ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल को टच नहीं करता। करेगा टच, ना टेंशन नहीं, जब हम आएंगे एंट्रीज के ऊपर तो हर चीज टच करेगा वो। ठीक है रिजवान भाई? जी 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 मैं अच्छा, फरहान भाई कहते हैं सर एफवीजी में हमारे पास 3 कैंडल्स होती हैं। जी बिल्कुल 3 होती हैं। अगर एक कैंडल के बाद सेकंड वाली इनसाइड बन जाए तो उसे सेकंड कैंडल कंसिडर नहीं करेंगे। ओके देखिए ये आपके सामने ये है एग्जाम्पल, ठीक है, ये कैंडल है, इस कैंडल के अंदर ये ग्रीन कैंडल बन गई है, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन जो है वो ये हो सकता है कि अब ये फेयर वाली गैप जो हमारे पास ये जो बन रहा है 3 ग्रीन कैंडल्स के बीच में, इसको हम इस ग्रीन कैंडल के टॉप तक मार्क करेंगे या यहाँ तक मार्क करेंगे, ये सवाल आपका अच्छा क्वेश्चन है। तो जो प्राइस ऑर्डर्स जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मार्केट ने बाय एंड सेल ऑर्डर्स जिस तरीके से मार्केट डिलीवर करती है, तो आप ये देखिए कि ये इस रेड कैंडल के अंदर मार्केट ने एक विक क्रिएट किया ना, इसमें बाय ऑर्डर्स भी हैं और फिर सेल ऑर्डर्स भी हैं, ठीक है। तो नॉर्मली विक जो होती है ना हमारी, इसके अंदर बाय सेल ऑर्डर्स दोनों अवेलेबल होते हैं। तो हम एज्यूम ये करते हैं कि ये जो है ना ये एक बैलेंस्ड एरिया है। अब या तो इसको प्राइस को इस विक वाले एरिया में वापस आने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ऊपर बैलेंस कर चुके, तो अब इसको नीचे चले जाना चाहिए, या फिर क्योंकि ये अब बैलेंस्ड एरिया है तो अब इसको ऊपर निकल जाना चाहिए वापस, फिर इसको रीटेस्ट भी नहीं करने आना चाहिए, ठीक है। तो ये देखें, अब आप इसकी अगर इस तरीके से बाउंड्री को मार्क करें तो आपको नजर आएगा कि प्राइस इस बैलेंस्ड एरिया के नीचे नहीं आई, तो इसका मतलब क्या है कि इम्बैलेंस जो है ना हमारे पास बचता यही वाला है, ठीक है। इस फेयर वाली गैप को यहाँ तक भले आप मार्क ना करें, यहाँ तक कर लें, ठीक है। तो जिस वक्त आप इस फेयर वाली गैप को रिफाइन करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि इस वाले फेयर वाली गैप के अंदर बेसिकली जो इम्बैलेंस था वो इसी एरिया में था, ये वाली सारी प्राइस रेंज बैलेंस्ड थी, इस वजह से प्राइस का नीचे आने का कोई तुक नहीं बनता, ठीक है। तो इनसाइड
कैंडल्स से ऊपर ही मार्क किया जाता है, लेकिन अगेन आप उसको रिफाइन करें छोटे टाइम फ्रेम्स के ऊपर। ये वाला क्वेश्चन मुझसे पूछने के बजाय ना आप खुद से स्टडी करेंगे कि यार मैं देखूं तो सही है, जो एहसन भाई ने जो मार्क किए हैं ये फेयर वैल्यू गैप्स, इनसाइड पे क्या तरीकेकार होता है इसका। आपने हरगिज ऐसा नहीं करना कि मैंने आपको कोई चीज़ बता दी तो पत्थर पे लकीर हो गई, अब आपने इसको देखना ही बंद कर देना। आपने उसको रिफाइन करना है छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जाके, तो आपको पता चलेगा कि एक फेयर वैल्यू गैप या एक इम्बैलेंस्ड एरिया में जब हम रिफाइन करने के बाद ट्रू फेयर वैल्यू गैप या ट्रू इम्बैलेंस तक पहुंचते हैं तो वो कौन कौन से एरियाज हैं। और ये हिस्टोरिकल डेटा पे आप चेक करेंगे तो आपको समझ आना शुरू हो जाएगी कि अच्छा इसमें इतने एरियाज थे, ये वाला एरिया इम्बैलेंस था, ये वाला बैलेंस था। ठीक है, आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये देखें, अब मिसाल के तौर पे आप ये देखिए कि मार्केट ने ये हमें ना एक फेयर वैल्यू गैप दिया, ये बेरिश फेयर वैल्यू गैप है, ये ग्रीन कैंडल है, फिर रेड कैंडल है और फिर रेड कैंडल है, ये बेरिश फेयर वैल्यू गैप है। मार्केट ने इसको लिफ्ट ही नहीं कराई, मार्केट ऊपर चलेगी। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ? जैसे डेली से टू डे से डेली पे जैसे ही आप आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि तो डेली के ऊपर ही फेयर वैल्यू गैप नहीं था। तो जब प्राइस रेंज हमारी डेली पे ही बैलेंस थी तो उसने कैसे लिफ्ट करानी थी? ठीक है, तो ये जो मैंने आपको इतनी लंबी तमहीद जो बांधी है डेली टाइम फ्रेम से हम 1 मिनट तक गए हैं, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको ऐसे भी सिखा सकता था। ये देखें, ये बैलेंस्ड ये एरिया है, फेयर वैल्यू गैप है, 3 कैंडल्स के बीच में गैप आ रहा है, फर्स्ट कैंडल का लो एंड थर्ड कैंडल के हाई और वॉल्यूम इम्बैलेंस मिला के ये फेयर वैल्यू गैप बनता है। और जैसे ही हम आए डेली पे तो हमें पता चला कि भाई ये तो कोई इम्बैलेंस ही नहीं है, क्योंकि प्राइस ने ये इंटरसेक्ट किया हुआ है, ये ओवरलैपिंग है प्राइस यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो इम्बैलेंस है ही नहीं, ख़त्म, बैलेंस्ड प्राइस रेंज है। प्राइस ने इस एरिया को लिफ्ट भी नहीं कराई और ऊपर निकल गई। ठीक है, देखिए मैंने आपको बेहतर समझा कि ये मैं आपको एक डेली से लेके 1 मिनट तक रिफाइन करके दिखाऊं कि कौन सा ऐसी सिचुएशन के ऊपर प्राइस एक फेयर वैल्यू गैप को कोई लिफ्ट नहीं कराती और उसके बाद फिर एक फेयर वैल्यू गैप पे प्राइस क्यों लिफ्ट करा रही होती है और कैसे कराती है, और बिल्कुल टू द टिक आपको नज़र आएगा या टू द पिप नज़र आएगा कि ये देखें जी प्राइस यहाँ तक बिल्कुल इस छोटे से फेयर वैल्यू गैप, अब ये 1 मिनट का गालिबन फेयर वैल्यू गैप था जहाँ तक प्राइस आई है, लेकिन ये फेयर वैल्यू गैप 1 मिनट का एक डेली फेयर वैल्यू गैप के अंदर हम रिफाइन करके 1 मिनट तक पहुँचे हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम अपनी एंट्रीज को 1 मिनट तक रिफाइन कर सकते हैं और ये 1 मिनट के लेवल्स की भी रिस्पेक्ट करता है। ठीक है, वो हम पहुंचेंगे वहां तक कि कैसे रिस्पेक्ट करता है, क्या रूल होते हैं, ट्रेड कैसे करते हैं वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको एक डेली फेयर वैल्यू गैप 1 मिनट तक रिफाइन करके दिखा दिया है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप रिफाइन करेंगे, कोई भी फेयर वैल्यू गैप आपके सामने आता है आप उसको रिफाइन करके देखेंगे कि ये इम्बैलेंस एरिया हायर टाइम फ्रेम के किस इम्बैलेंस का पार्ट है और फर्दर इसके अंदर लोअर टाइम फ्रेम्स के कौन कौन से इम्बैलेंसेस हैं, ये आपने चेक करने हैं। ठीक है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि प्राइस डिलीवरी कैसे होती है, बैलेंस्ड प्राइस रेंज किसको कहते हैं और कौन से फेयर वैल्यू गैप के ऊपर उसने आना है, कौन से वाले पे नहीं आना, कौन से की रिस्पेक्ट करनी है, कौन से की नहीं रिस्पेक्ट करनी। यहाँ से आपकी कहानी शुरू होगी ये समझने की फेयर वैल्यू गैप्स को। ठीक है, ये एंड नहीं हो गया, ये बिल्कुल स्टार्ट है, ये फेयर वैल्यू गैप का स्टार्ट है। ठीक है, वो कहते हैं ना इट इज अ टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये अभी बिल्कुल एक इनिशियल कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बताया है कि भाई एक फेयर वैल्यू गैप को बाकी दुनिया किस नज़र से देखती है और मैं किस नज़र से देखता हूँ, टोटल फर्क है। ठीक है, तो क्वेश्चन है पूछ लें यहाँ तक, ऑर्डर ब्लॉक के भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, फेयर वैल्यू गैप का भी क्वेश्चन है तो पूछ लें। सही है, गैप में जो रिफाइनमेंट है आपके पास तो वो है
प्रीमियम, या प्रीमियम लेके सब टाइम फ्रेम पे करें या जो भी है उसकी पे? देखें, जो रिफाइनिंग है वो तो आपने हाई टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम तक जाना ही जाना ना। जिस तरह मैं आपको डेली से लेके जी जी 1 मिनट तक लेके गया हूँ, तो आप लोअर टाइम फ्रेम तक उसकी रिफाइनमेंट करेंगे। जो स्ट्रक्चर मार्किंग है वो मैंने आपको बताया हुआ था कि आपने 4 आवर तक करनी है ना, और 1 आवर तक अपनी मर्जी से आप कर लें। लेकिन अब जो फर्दर हमारी जो असाइनमेंट्स आएंगी वो मैं आपको लोअर टाइम फ्रेम्स की भी दूंगा। तो अभी नहीं सर, फिलहाल ये सवाल ये है कि जैसे आपके टाइम फ्रेम ज्यादा है ना आपके पास, हाँ हाँ, तो उसके लिए फिर प्रीमियम ले लें। वो आपकी अपनी मर्जी है रिजवान भाई। अगर फ्री वाले वर्जन के ऊपर आप करना चाहें तो आप जो भी आपके पास अवेलेबल है उनके ऊपर प्रैक्टिस तो स्टार्ट करें ना। अभी ये कोई बॉटल नेक नहीं है, ठीक। मतलब कोई ऐसी बात नहीं है कि आपके पास प्रीमियम नहीं होगा तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट अगर समझने की बात है वो तो देखें, 2 टाइम फ्रेम से भी आपको समझ आ जाती है कि ये 2 डे का टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप था, इसकी कोई रिस्पेक्ट क्यों नहीं हुई, क्योंकि डेली के ऊपर ही वो बैलेंस प्राइस रेंज थी। ठीक है, तो समझने को तो आपको ये कॉन्सेप्ट हायर टाइम फ्रेम 1-2 देखने से भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अपने तौर पे आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो जो फ्री में अवेलेबल है उनके ऊपर करें, और फर्दर अगर फिर आपको जरूरत पड़ी, जब हम ट्रेन एंट्रीज पे आएंगे और हमें लगा कि नहीं अब हमें अब तो पेड ले लेना चाहिए, तो ले लीजिएगा, तब आपकी अपनी मर्जी होगी। ठीक है। असल में मेरे कुछ क्वेश्चन है, एक दो शायद उनमें से एक दो बेवकूफ़ाना क्वेश्चन भी हों, तो अगर आप इजाज़त दें तो। जी जी जैन, पूछें। सबसे पहले ये है कि हमने फेयर वैल्यू गैप आज रिफाइन करना सीखा, तो क्या हम ऑर्डर ब्लॉक के साथ जो फेयर वैल्यू गैप्स हैं क्या उनको भी रिफाइन करेंगे? और अगर उनको भी रिफाइन करेंगे तो क्या लेट से हमारा कोई फेयर वैल्यू गैप मिटिगेट हो जाता है लेट से 1 सेकंड में या 1 मिनट में जाके, तो उससे ऑर्डर ब्लॉक की हेल्थ कोई इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं? जहन से इफेक्ट क्या पड़ेगा आपकी ट्रेड एंट्री के ऊपर, या आप बायस इससे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वो चीज़ें भी हमने सीखनी है। अभी आपके सामने ये जो मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप्स बनते हैं ना, ये देखें इस बुलिश लेग के अंदर 1 2 3 4 फेयर वैल्यू गैप्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद 2 फेयर वैल्यू गैप्स यहाँ पे बने थे, फिर ये 2 फेयर वैल्यू गैप्स यहाँ पे बने थे। देख रहे हैं आप, फेयर वैल्यू गैप्स तो थोक के हिसाब से बनते हैं ना, ये तो बल्क में बनते हैं। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन कौन से वाले फेयर वैल्यू गैप की प्राइस रिस्पेक्ट करती है, कौन से वाले की नहीं करती, अभी सिर्फ हमने वो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, और साथ में हमने ये देखा है कि इसकी भी जो पीछे वजह होती है वो बैलेंस्ड प्राइस रेंज की एक वजह होती है। और मार्केट की कैरेक्टरिस्टिक है कि मार्केट जो मूवमेंट अप एंड डाउन जिगजैगी जो भी मूवमेंट कर रही है, ये बेसिकली इम्बैलेंसेस को बैलेंस करने के लिए आती है, या फिर सेकंड इसकी वजह ऊपर नीचे होने की लिक्विडिटी होती है। इसके अलावा तीसरी कोई वजह नहीं है। ठीक है, अब हमारे ट्रेड मॉडल के ऊपर या बायस आइडेंटिफिकेशन के ऊपर या नैरेटिव बिल्डिंग के ऊपर इसका क्या इफेक्ट आएगा वो हम सीखेंगे आगे जाके। ऑर्डर ब्लॉक के नहीं, साथ बट फेयर वैल्यू गैप है, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है वो भी हम सीखेंगे। ठीक है, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक चलता है कौन सा नहीं चलता, ये सब सीखेंगे। लेकिन अभी जो आपको चीज सिखाई है वो है एक्सट्रीम एरिया के ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क कैसे करने हैं, और सेकंड मैंने आपको ये कहा था कि आप ये मार्क करना शुरू कर दें कि कौन से ऑर्डर ब्लॉक्स के ऊपर आपको रिएक्शन नजर आ रहा है, सिर्फ मार्क करें, डिफरेंट रंग दे दें कि ये मैंने एसएमसी का डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक और एक्सट्रीम मार्क किया था, ये डिसीजनल चला, ये वाला नहीं चला, ये वाला एक्सट्रीम चला, ये वाला नहीं चला। इसकी वजह पे हम पहुंचेंगे बाद में कि कौन सा चलता है कौन सा नहीं चलता, लेकिन वो आपको वजह कब पता चलेगी, जब आपने कुछ ढेरों के हिसाब से मार्क किए होंगे अपने पास कि 1 आवर के चार्ट के ऊपर मैंने दर्जन एक मार्क किए थे डिसीजनल और दर्जन ही मार्क किए थे एक्सट्रीम, उसमें से 30% ऑफ द टाइम्स डिसीजनल चला, उसकी वजह क्या है नहीं पता, लेकिन 30% ऑफ द टाइम्स चला, 60% ऑफ द टाइम्स एक्सट्रीम चला, और उसके जो रिमेनिंग परसेंटेज 10-15% टाइम्स कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं चला। ठीक है, तो उन वजहों पे हम पहुंचेंगे कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक चलता है कौन सा नहीं चलता, इन सब वजहों पे हम पहुंचेंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो कॉन्सेप्ट है उसको एज इट इज आपने मार्क करना है बस। ठीक है जैन।
जी भैया, किसी का क्वेश्चन है और? सर क्लियर है। मती भाई, राहिल भाई? सर आपने जो रिफाइनमेंट किए ना, इससे बहुत क्लियरिटी आई है, क्योंकि सबसे बड़ा कंफ्यूजन ही ये होता है कि विच फेयर वैल्यू कैप विल वर्क। तो आज मेरा तो मतलब मैं तो बहुत टाइम से फेयर वैल्यू गैप को देख रहा हूँ, बट आज मेरा थोड़ा माइंडसेट चेंज हुआ है फेयर वैल्यू गैप को देखने का, कि विच विल वर्क एंड विच विल नॉट वर्क, कि बीपीआर में कौन सा आएगा नहीं आएगा या कौन सा काम करेगा। तो वो फिर कॉन्फिडेंस जो है ना वो फिर इसी तरीके से आएगा जब हम टाइम फ्रेम रिफाइनमेंट करते जाएंगे। असल में ना राहिल भाई, बीपीआर लोग ना इसको कहते हैं, एक फेयर वैल्यू गैप बना, उसके सामने फेयर वैल्यू गैप बन गया, तो अब ये बैलेंस्ड प्राइस रेंज है ना, वो इस तरह से लोगों ने एक बात समझी हुई है कि ये बैलेंस्ड प्राइस रेंज है। ठीक है, ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है। ठीक है, बैलेंस्ड प्राइस रेंज आपको मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया कि बैलेंस्ड प्राइस रेंज के अंदर बाय ऑर्डर्स एंड सेल ऑर्डर्स को देखा जाता है। जब बाय ऑर्डर सेल ऑर्डर अपने आप को पूरी तरह से बैलेंस आउट कर लेते हैं, हाई टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम, तो वो बैलेंस प्राइस रेंज हो जाती है। एग्रीड सर। और फेयर वैल्यू, अच्छा वो एक और भी चीज़ है कि फेयर वैल्यू गैप और इम्बैलेंस में कोई फ़र्क होता है? कोई फ़र्क नहीं होता। मार्केट इम्बैलेंसेस छोड़ती है इन द फॉर्म ऑफ फेयर वैल्यू गैप्स। ठीक है, और इम्बैलेंसेस की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। इसमें वॉल्यूम इम्बैलेंस भी है, जिसमें लिक्विडिटी वॉइड भी है, उसके अलावा न्यू डे ओपनिंग गैप है, न्यू वीक ओपनिंग गैप है, वैक्यूम गैप भी जिसको कहा जाता है ना लिक्विडिटी वॉइड को। अब ये सारे गैप्स हैं, ये सारे इम्बैलेंसेस हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइम के ऊपर डिफरेंट तरीके से वो बनते हैं, होते सारे इम्बैलेंसेस ही हैं। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है कि 3 कैंडल्स के बीच में जब हाई एंड लो प्राइसेस के बीच में गैप आ जाएगा तो उसका फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। ठीक है, और मार्क कैसे करना है, उसमें वॉल्यूम इम्बैलेंस को भी इंक्लूड कर लेना। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता इनकी हम सिग्निफिकेंस को भी हम देखेंगे, और जो आपका पर्सपेक्टिव है वो अभी ड्रास्टिकली चेंज होगा जब हम हाई टाइम फ्रेम का नैरेटिव बिल्डिंग स्टार्ट करेंगे ना, तो फिर आपका ड्रास्टिकली आपका जो है ना चेंज हो जाएगा पर्सपेक्टिव मार्केट को देखने का। अभी आपके पास एक पर्सपेक्टिव है, वो है एसएमसी स्ट्रक्चर। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एसएमसी स्ट्रक्चर को अगर आप मार्क कर लेते हैं तो आपको ये पता चल जाता है कि भाई हमारे पास ये इंड्यूसमेंट है, ये हमारे पास लो है, ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है। अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड नहीं है क्योंकि अभी पुल बैक नहीं बना। तो आपका पर्सपेक्टिव है, एक आइडिया है आपके पास कि बेस्ड ऑन एसएमसीज डेफिनेशन मार्केट बुलिश है। ठीक है, तो अभी ये पर्सपेक्टिव है। उससे पहले इस एसएमसी के पर्सपेक्टिव से पहले आपके पास क्या पर्सपेक्टिव था कि आप हाईज एंड लोज को देखते थे। आप लो के नीचे क्लोजिंग आ गई तो आप समझते थे बेरिश होगी मार्केट। ठीक है, तो वो भी एक आइडिया था, वो भी अच्छा था, चलता था, वो भी काम करता था। लेकिन जब इस तरह के मसले आते थे तो हमें पता चला चाहिए तो इसमें कोई एक इंड्यूसमेंट लेवल भी होता है। ठीक है, तो नॉर्मल जनरल प्राइस एक्शन और एसएमसी प्राइस एक्शन के अंदर जो फर्क था वो हमने डिस्कस कर लिया। हम आगे इस नैरेटिव को, इस पर्सपेक्टिव को बेहतर से बेहतर करते जाएंगे और आपको पता चल जाएगा एट द एंड ऑफ द डे मार्केट कैसे चलती है। ठीक है, वहां पे हम पहुंच जाएंगे। आपसे क्वेश्चन मेरा ये है, आप मुझे बताएं, आप लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि रोज ट्रेड की जाए या इंपॉर्टेंट है कि ठीक ट्रेड की जाए, बेशक काफी अरसे के बाद ट्रेड की जाए? आपके लिए क्या चीज मैटर करती है? ठीक ट्रेड की जाए, तो पहले उसके लिए वेट करना पड़ेगा, बिकॉज वो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा देगी, और दूसरा ये कि आपका जो चांस ऑफ लॉस है वो कम कर देगी। सर मेरे ख्याल से तो ये टाइम टू टाइम खुद ही रिड्यूस होती जाएंगी ट्रेड, क्योंकि आप अपनी हर ट्रेड से सीखेंगे। और नहीं रिजवान भाई, जिस बच्चे को बचपन में आदत पड़ जाती है ना गालियां देने की, वो अच्छी से अच्छी यानी कि बुरी से बुरी गाली सीखने की तरफ जाता है। वो इस आदत पे नहीं जाता कि अब मुझे वो कम हो जाएगी आदत गालियां देने की। ठीक है, वो जो उसकी आदत होती है ना बुरी आदत, वही पक्की होती है। तो ऐसा हरगिज नहीं है कि ये खारिश आपकी खत्म हो जाएगी, ये बिल्कुल खत्म नहीं होगी। जिस बंदे को बीमारी पड़ गई है ट्रेडिंग करने की ज्यादा, उसकी खारिश मट्ठी नहीं होगी।
लिख लें। समझ रहे हैं आप? जी जी समझ गया। जी, अब वो मैं जिस वक्त आपको दिखाऊंगा चीजें कि मार्केट कैसे चलती है, किन चीजों पे चलती है, तो आहिस्ता आहिस्ता ये आपकी आदत, जिन लोगों को पड़ी हुई ना ज़्यादा ट्रेड करने की, वो कम होगी। ठीक है, क्योंकि हमने फोकस करना है सिर्फ ठीक ट्रेड पे। ठीक है, हमारा पर्पस ये नहीं है कि हम आए हैं मार्केट में, आज मार्केट को पैसे हमने दे के जाने हैं। हमने नहीं दे के जाने भाई। लोग कहते हैं कि हमें 95% सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी भी मंजूर है, मुझे 99.9% भी मंजूर नहीं है, मुझे 100% मंजूर है। ठीक है, 100% होगी तो करूँगा ट्रेड, नहीं तो नहीं करूँगा भाई। ठीक है, तो मेरे लिए 100% है। सर ये तो आपकी मतलब करम नवाजी है, बट बात ये है कि इतनी स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी बिल्ड हो कि हम रोज चार्ट पे बैठे हों और फिर फोर्स ट्रेड ना करें, तो ये साइकोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमें डेवलप करना है आपके साथ। देखें, साइकोलॉजी आपको मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ। मिसाल के तौर पे राहील भाई, अगर आप डॉक्टर हैं और एक बंदे को बुखार है, आप उसका क्या सर्जरी स्टार्ट कर देंगे? नहीं करेंगे ना। आपको सर्जरी आती है, फॉर एग्जांपल आप सर्जन ही हैं, आपको डिस्प्रिन देनी ही नहीं आती, तो आप नहीं करेंगे ना। आप उसको या तो कहीं और रेफर कर देंगे, आप रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि भाई आपका पेशेंट ही नहीं है। तो जिस वक्त आपको सिखा दिया जाएगा कि भाई एक मार्केट इस तरीके से चलती है, जो कि अभी आपको नहीं पता, जब आपको नहीं पता तो आपको हर जगह ट्रेड नजर आती है कि यहां पे भी हो सकती है, वहां पे भी हो सकती है, लेकिन जब आप देख लेंगे कि ये ट्रेड होती है, ऐसे की जाती है ट्रेड, तो आप वही ढूंढेंगे ना फिर। ठीक है, जैसे कि आपको जब कैब दिखा दी गई थी, क्लाइमेटिक एक्शन बार, तो आपको कैब नजर आ रही थी ना, हर जगह पे कैब नजर आ रही थी, हर टाइम फ्रेम में कैब नजर आ रही कैब नजर आ रही थी। ठीक है, जब कैब नजर आ रही थी आपको, तो आप कैब ट्रेड कर रहे थे, आपको कैब, आपने सीखी थी कैब, आपको दिखा दी गई थी कैब। तो जब आपको ट्रेड दिखा दी जाएगी, तो इसलिए तो मैं कह रहा हूं अभी तो हम ट्रेड पे नहीं आए, अभी हम आए हैं ये सीखने कि मार्केट कैसे चलती है, फिर हम आएंगे इवेंचुअली ट्रेड के ऊपर कि अब ट्रेड कैसे की जाती है। तो फिर इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ऐसे करते हैं ट्रेड। फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक को किस तरीके से हाई प्रोबेबिलिटी बनाता है, उसके लिए इस वीडियो पे क्लिक करें, आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।